आज के इस कार्यक्रम में जो जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष भाई विपिन सिंह परमार जी, अभी जिनका आपने संबोधन सुना, जयसिंह विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रविंद्र दीवान जी, बैजा विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक मधुकर प्रेमी जी, हमारे बीच में बूथ फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर जी, कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा जी, जो यहीं के रहने वाले हैं, सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष श्री रतन शर्मा जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी संगठन के हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज फिर से आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सही मायने में आज का कार्यक्रम बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने तय किया, क्योंकि मधुकर प्रेमी जी का कहना था कि बड़े लंबे अरसे से आप बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ पाए। लेकिन बीच में अपने रवि दीवान जी ने, क्योंकि ये बैंक में नौकरी करते रहे, जमा जोड़ बहुत बारीकी से करते हैं, इसमें हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं, यहाँ क्या जोड़ सकते हैं, और उस तरह से जुड़ा करके आपका ये कार्यक्रम भी यहाँ पर जोड़ दिया। जिनको लगा कि अगर बैजनाथ आ रहे तो जयसिंहपुर में भी आना ही चाहिए, और मैं भी इस बात से सहमत हूं। सही मायने में चीजों को बारीकी से कैलकुलेशन करने वाले आदमी भी रखने पड़ते हैं। समय का उपयोग हम सबसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन करके इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करके मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। आप सबका धन्यवाद। कुछ लोगों को हमारे आने जाने पर बहुत ऐतराज आजकल, हम तो पूरे 5 साल आते जाते ही रहे, चलते ही रहे, और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना विधानसभा क्षेत्रों का दौरा मैंने किया आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैं दावे कोविड का संकट होने के बावजूद कोई विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं जहां मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार नहीं गया। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। मुझे इस बात के लिए आप सबका अभिनंदन करना है, धन्यवाद करना है कि इस बड़े संकट के दौर में भी आप चट्टान की तरह खड़े रहे सरकार के साथ आगे बढ़ने के लिए।
जो रास्ते निकल सकते थे उन रास्ते पर चलते रहेंगे। काश हमें भी कोविड के इस दौर से गुजरना ना होता तो शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं उसमें और भी ज्यादा बेहतर होता, और भी ज्यादा हम करने की स्थिति में हो पाते। लेकिन मुझे उसके बावजूद भी इस बात की खुशी है कि अगर आज भी मैं आया और मुझे ये कह रहे थे कि आपका बड़ा कार्यक्रम तो बैजनाथ में छोटा सा कार्यक्रम देना है, कार्यक्रम छोटा और बड़ा जो है वो संख्या की दृष्टि से मैं मानता हूं वो नहीं होता, भाव की दृष्टि से होता है। आपका भाव क्या है, आपका काम कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, उसमें भावना क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इस कार्यक्रम को छोटा नहीं कह सकता, ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज हम इस स्थिति में बैठ करके यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, हालांकि कोविड थोड़ा थोड़ा और फैल रहा है, लेकिन कोविड का भय नहीं इसलिए नहीं क्योंकि हमने वैक्सीन की डोज लगा ली, एक नहीं दो लगा ली, बूस्टर भी लगा ली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हालांकि जब वैक्सीन की शुरुआत हुई थी, वैक्सीन देश के साइंटिस्ट ने बना करके तैयार किए, मोदी जी ने आग्रह पूर्वक कहा कि ये भारत 135 करोड़ रुपए 135 करोड़ का भारत ये क्या नहीं कर सकता है, ये वैक्सीन बाहर से क्यों देश के अंदर बननी चाहिए। साइंटिस्ट ने मेहनत की, परिश्रम किया, वैक्सीन बन करके तैयार हुई तो कुछ लोगों ने हमारे विरोध के कहा कि ये लगाने लायक नहीं है, इसके भी टेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं। कुछ ने कहा कि अगर लगाएंगे तो इसका जो है साइड इफेक्ट होगा, आने वाली जनरेशन जो है वो उसकी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि ये वैक्सीन हमारे देश के साइंटिस्ट ने बना करके तैयार की, आप हमारे देश के साइंटिस्ट पर जो है भरोसा करिए और मुझ पर भरोसा करिए, ये आपके जीवन की रक्षा के लिए है। जो राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मोदी जी को जय श्री राम। और पूरे देश में आपने देखा जय श्री राम। क्योंकि नेतृत्व पर भरोसा था, विश्वास कि अगर मोदी जी ने अगर वैक्सीन बनाई है, ये हमारे जीवन, हमारे परिवार के जीवन को बचाने के लिए बनाई है, हमारे साथी संबंधी के जीवन को बचाने के लिए बनाई है। और इस भरोसे के साथ लोग निकल पड़े, कतारों में खड़े होकर के वैक्सीन लगाने लगे। और कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग इस बात को लेकर के जो वैक्सीन लगा करके आते थे उनको पूछते रहे भाई आपने वैक्सीन लगा दी? मैंने कहा हाँ लगा दी। तो कुछ रिएक्शन तो नहीं हुआ, साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? बोलते नहीं हुआ, बुखार तो नहीं आया? बोलते उनको पूछने लगे, बोलते बुखार भी नहीं हुआ। जब उन्हें देखा कि सभी ने लगा दी, आने जाने वाले चलते हुए सभी आदमी ने वैक्सीन लगा दी, तब वो भी वैक्सीन लगाने के लिए मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर में देश इतने बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा और उसमें भी वो लोग राजनीति करते रहे। और आज अगर हम हजारों की संख्या में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि वैक्सीन हम सबको लगी है, पहली डोज भी लगी, दूसरी भी लगी और उसके बाद
बूस्टर डोज लगा करके हम यहाँ सुरक्षित होकर के बैठे हैं। अब चिंता नहीं, अगर कोविड आ भी जाएगा हल्का फुल्का होकर के वो निकल जाएगा, इसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात के लिए कि जहां वैक्सीन का पूरे देश भर में दौर चला तो हिमाचल प्रदेश भी उस दौर में आगे बढ़ा, पहली डोज पर भी पहले स्थान पर और दूसरी डोज पर भी पहले स्थान पर रहे। इस बात के लिए मैं आप सबको सहयोग की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। वैक्सीन की अगर बात कर रहे थे, मेरे अधिकारियों ने कहा कि हमने वैक्सीन 100% कर ली पहली डोज। मैंने कहा देख लो कोई गांव बचा तो नहीं। हमने कहा एक भी अगर गांव छूट जाएगा तो उसकी खबर लगेगी कि भाई जहां सरकार ने कह दिया कि 100% लग गया लेकिन ये गांव तो रह गया। तो एक आदमी कहने लगा जी एक दो गांव रह गए। हमने कहा कौन से गांव रह गया? बोलते जी बड़ा बंगाल रह गया। यहां बैठे हुए हमारे विधायक महोदय मुल्कराज प्रेमी जी, इनका इलाका है। वहां जाने के लिए वक्त लगेगा, 2 दिन जाने के लिए लगेंगे, 2 दिन आने के लिए लगेंगे। कितना टाइम लगता है चलने के लिए? 2 दिन लग जाते, 3 दिन लगते, 3 दिन आने के लिए, 3 दिन जाने के लिए। हमने क्या किया जा सकता है? कहा कि हेलीकॉप्टर आकर भेजेंगे आप लोगों को, वहां पर हम वैक्सीन लेकर के जाएंगे। हमने उसी दिन आदेश किए, हम तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीन का क्लेम नहीं करेंगे जब तक के लिए हम बड़ा बंगाल में जाकर के सब लोगों को वैक्सीन लगाते आते हैं। हेलीकॉप्टर भेजा, डीसी भेजा, डॉक्टर भेजे, नर्स भेजी, वैक्सीन भेजी और जाकर के 150 से भी ज्यादा लोग जो बड़ा बंगाल में थे वहीं जाकर के उनको वैक्सीन लगाते। फिर मैंने अधिकारियों को कहा कि आप तो नहीं बचा, बोलते एक गांव रह गया थी, वो तो थोड़ा सा वहां मुश्किल है। अपने कौन सा गांव रह गया? तो कौन सा गांव रह गया? तो कुल्लू का मलाना। और आपको पता है मलाना की? मैंने कहा वो क्यों रह गया? वो तो वहां तो जाया जा सकता, वहां तो 1 घंटे की 1 घंटे 1.5 घंटे के जाने का रास्ता खुला है। बोलता वो नहीं है विषय, वहां देवता है, वो गांव के लोग देवते की अनुमति के बिना कुछ नहीं करते। मैंने डीसी कुल्लू को कहा, मैंने कहा आप जाओ और पूरी डॉक्टर की टीम, नर्सों की टीम वैक्सीन लेकर के जाओ और बड़ा भूमि जाकर के वहां पर मलाना के गांव में पहुंचो, देवता को नमन करो और देवता को कहो जिस प्रकार आप हम सब की रक्षा करने के लिए जो है हमको आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह से ये वैक्सीन भी लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए है। और उनसे अनुमति मांगो। और वो गए देवता जगदम्बी ऋषि के यहाँ पर जाकर के उन्होंने पूजा की और पूजा करने के बाद देवता से अनुमति मांगी, देवता ने अनुमति दी। 2600 लोगों को वहीं जाकर के मलाना के गांव में वैक्सीन लगी। जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद फिर हमने कहा कि हाँ 100% वैक्सीन हो हमारे पास कोई को। लोगों का सहयोग मिला। और अभी जो हमारे बूस्टर डोज की अगर बात करें, जिसको हम प्रिकॉशनरी डोज बोलते हैं, उसके लिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो भी उसमें एलिजिबल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जिनका जो टाइम का जो पीरियड कंप्लीट हो चुका है, 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान बच्चे भी उसमें जो है उसमें शामिल कर दिए गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के जो है वो डोज लग रही है, तो उसको जरूर लगाएं। इसके लिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा ताकि हम सब लोग सुरक्षित होकर के आगे बढ़ सकें। यहां बहुत सारी चीजों को लेकर के बातें होती हैं, क्योंकि अब हम चुनाव के भी नजदीक हैं और चुनाव के नजदीक हैं तो स्वाभाविक रूप से आजकल थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। लोकतंत्र है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर बोलने का अधिकार उनको भी है तो बोलने का अधिकार हमको भी बराबर का है।
हिमाचल प्रदेश में आज से पहले बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद हमने विधानसभा का जो हमारा पिछला सत्र चल रहा था उस सत्र में हमने कांग्रेस के विधायकों के सामने प्रश्न खड़ा किया। अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी मुझे प्रश्न का उत्तर देने का। वहां पर राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा के बाद उत्तर देना था। मैंने एक प्रश्न खड़ा किया। मैंने कहा मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं सभी चीजों को याद करता हूं, वर्षों पुरानी भी याद रखता हूं। मैंने बहुत जोर अपनी याददाश्त पर डालने की कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया कि पिछले 5 वर्ष कांग्रेस के शासन के दौरान हिमाचल प्रदेश में उस सरकार ने कौन कौन सी योजना शुरू की थी, नई योजना शुरू की थी। मैंने कहा मुझे स्मरण नहीं आ पा रही। मेरे कांग्रेस के मित्रों कहां में आज सामने बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई आदमी खड़ा होकर के बोले कि पूर्व में 5 वर्ष की सरकार, कांग्रेस की सरकार में हमने इस नई योजना की शुरुआत की थी। यहां अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इनको मालूम है विधायक महोदय बैठे हैं, सब बगले झांकने लगे, इधर देखने लगे, उधर देखने लगे। कोई आदमी खड़ा होकर के जवाब नहीं दे पाया। जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि अगर शुरू किया होता कुछ नया तो कुछ बोलने की स्थिति में बात है। वही स्कूल को अपग्रेड करना, वही हॉस्पिटल को अपग्रेड करना, सड़कें चल रही हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दी, वो रूटीन की चीजें। आपने नया इनिशिएटिव क्या लिया, नई योजना की शुरुआत क्या की? हमने कहा बताइए, नहीं बता पाए। मैंने कहा बार बार इस बात को कहते हैं कि जयराम ने क्या किया, अब बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया। अब आप सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जो किया वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो हमने उस बात में जिक्र किया कि जब हिमाचल प्रदेश में सरकार मेरी पार्टी की बनी, एक नई संस्कृति के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की। जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम करने की परंपरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बन चुकी थी कि सरकार बदली तो पिछली सरकार के सारे निर्णय को बदल दो, सरकार बदली पिछले सभी नेताओं के ऊपर मामले दर्ज कर दो। मैंने कहा नहीं, ये देवभूमि है, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस परंपरा को रोकने की जरूरत है, बदले की भावना से काम करने की जरूरत नहीं है। हमको लोगों ने चुना है विकास के लिए, लोगों ने सेवा के लिए मौका दिया है, हमको उस भाव के साथ काम करना है। ये देवभूमि की संस्कृति नहीं हो सकती है। और इसलिए मैंने पहली कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय बदले की भावना से नहीं किया। हमने क्या किया, हमने पहली कैबिनेट में ये किया कि बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। ये हमारा निर्णय है। बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को समझा, सीखा है, देखा है। ये काम की संस्कृति में अंतर है। दूसरा हमारे कैबिनेट का निर्णय यह हुआ कि जो हमारी गाय, जिसको हम मां बोलते हैं, चौक पर छोटी, चौराहे पर छोटी, उनके लिए आश्रय मिले, उनके गौ सदन बने, गौ सेंट्री बने, ऐसा स्थान कोई निर्धारित करें, उसके लिए हमने काम किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है, जहां कांग्रेस के शासन के दौरान 5000 गाय जो है वो गौ सदन में होती थी, गौ सदन में होती थी, गौ सेंट्री में होती थी, आज 21,000 गाय सड़कों से उठा करके हमने गौ सदन में रखी है, उनकी सेवा। मैं मानता हूं अभी भी हमारे 12-13 हजार से ज्यादा की गाय अभी तक भी हमारी सड़कों पर, उसके लिए और काम करते हैं। लेकिन आप भावना देखिए कितना अंतर है। वो बदले की भावना से काम की शुरुआत करते थे, हम सेवा की भावना के साथ काम की शुरुआत करते। सरकार बदलती थी तो पूरे प्रदेश में सचिवालय में टोपियों का रंग बदल जाता, ये हरी टोपी उसकी, ये लाल टोपी उसकी। हमने कहा ये टोपी हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है, ये हिमाचल की टोपी है, ये किसी पार्टी की टोपी नहीं है। और हिमाचली टोपी सिर पर पहन करके हिमाचली दूर से जाना जाता है, पहचाना जाता है। हमने कहा इस टोपी की राजनीति को बंद करिए, इस संस्कृति को बंद करिए। हमने टोपी की राजनीति को भी समाप्त किया।
हरी मिलती है हरी पहनते हैं, लाल मिलती है लाल पहनते हैं, कुल्लू की मिलती है कुल्लू की पहनते हैं, नहीं मिलती है नहीं पहनते हैं। आप देखिए राजनीतिक असर हो गया क्या? अब चाहे वो बोले कांग्रेस के लोग विपक्ष के लोग कुछ बोले तो ना बोले, लेकिन हमने कहा हमने संस्कृति में भी परिवर्तन, काम की संस्कृति में भी परिवर्तन करने की कोशिश की। हमारी सरकार आई, हमने लोगों के इलाज के लिए प्रावधान किया। वो लंबे समय तक सत्ता में रहे। कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता था, जमीन जेवर घर गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। जब परिवार का सदस्य देखता है कि मेरा परिवार का सदस्य जो है वो बीमार होकर के बहुत पीड़ा के दौर में से गुजर रहा है, इस जमीन का कोई महत्व नहीं है, इन जेवरों का कोई महत्व नहीं है, इस घर का कोई महत्व नहीं है, जब जिंदगी ही आराम से नहीं है तो सब बेचने के लिए आ जाता था। लेकिन वो चाहता था कि मेरे इस परिवार के सदस्य की जिंदगी बच जाए। कभी सोचा नहीं आदमी ने, कभी सत्ता में रहने के बाद, क्योंकि वो गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचते। हमने कहा, अधिकारियों को पूछा, मैंने कहा कि क्या इलाज है आपके पास इस सारी चीज का? ये कुछ नहीं। हमने कहा गरीब आदमी का इलाज करने के लिए बीमारी आदमी को पूछ के नहीं आती है। गरीब है अमीर है, सबको बीमारी कौन सी होगी कोई मालूम नहीं, लेकिन अमीर आदमी के लिए क्या है कि उसके पास सुविधा है, वो अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कर सकता है, अच्छी सुविधा के साथ कर सकता है। लेकिन गरीब, जिंदगी तो उसकी भी बराबर की है, दर्द तो उसको भी उतना ही होता है जितना अमीर को। लेकिन उसके इलाज के लिए प्रावधान क्या है? प्रावधान कोई नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ विपिन सिंह परमार जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम बैठे, हमने कहा ये बहुत पुण्य का कार्य होगा, गरीब आदमी का इलाज हम मुफ्त में कैसे कर सकते हैं, इसका कोई रास्ता निकालो। और रास्ता क्या निकला? हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हिम केयर की शुरुआत की। 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज करने का प्रावधान। जयराम जी तो हमसे पूछते क्या किया जयराम ने? उनको इस बात को लेकर के ये करना चाहिए, 50 साल तुम सत्ता में रहे, तुम उस गरीब को चीखते पुकारते कभी सुन नहीं पाए और उसकी दर्द को तुम कभी साझा नहीं कर पाए। और ऐसी परिस्थिति में हमने सत्ता में हम नए, क्योंकि दूसरे लोगों का एक आदत है कहने की, जो बड़े अनुभवी हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता, बड़े होने से कुछ नहीं होता है। लेकिन दर्द जो छोटा समझ सकता है वो कोई नहीं समझ सकता है। छोटा आदमी छोटे आदमी का दर्द समझ सकता है। और मैं समझता हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं उस दौर में से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं जिसने जीवन के संकट को, जीवन की कठिनाई को बहुत करीबी से देखा। इसलिए मुझे समझ में आया कि गरीब आदमी जब इलाज होता तो, बीमार होता तो उसके इलाज के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। और आज देखिए, आज कोई आदमी अगर बीमार होता है तो वो कुछ साथ नहीं ले जाता है, वो सिर्फ एक चीज डालता है, हिम केयर का कार्ड डालता है, आयुष्मान भारत का कार्ड जेब में डालता है। उसे मालूम है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, ये कार्ड मेरा वहां पर मदद करेगा, मेरा इलाज इसके माध्यम से होगा। फिर बोल रहे हमको कि कुछ नहीं किया। हमने उन लोगों के लिए जो बिस्तर पर ऐसे बेसहारा पड़े हुए, ऐसे लाचार पड़े हैं, बीमारी ऐसी लग गई जिसके कारण वो चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता, हमने ऐसे लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की और उन लोगों के लिए सहारा योजना की शुरुआत की। 20,000 हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन अपना पानी का गिलास भी अपने हाथों से नहीं उठा सकते, क्योंकि बीमारी ऐसी है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी की किडनी फेल हो गए, जिंदा है लेकिन चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता है, परिवार के सदस्य को मदद करनी पड़ती है। ऐसे 20,000 के करीब लोगों को हम घर बैठे उनके खाते में 3,000 रुपए सहारा योजना के डाल रहे हैं, जो हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं किया। हमने ये सेवा का काम शुरू किया है हिमाचल प्रदेश। एक बार जयराम जी, जयराम जी। आज अभी हम बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं।
वह कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम क्या कार्यक्रम था? हमारा कार्यक्रम था कि जो गरीब परिवार की जो बेटी है, जो बीपीएल परिवार की बेटी है, बेटी तो बेटी है, चाहे अमीर की है चाहे गरीब की है, बेटी के लिए दर्द जो है मां बाप के दिल में एक जैसा होता है। अमीर बाप की बेटी की शादी होती है, शहनाई बजती है धूमधाम से, बेटी की विदाई होती है, हजारों की संख्या में मेहमान होते हैं, लेकिन गरीब आदमी अपनी भावनाएं व्यक्त करने की परिस्थिति में नहीं हो पाता है कि मेरी बेटी की शादी भी काश ऐसी होती। ऐसे में कोई रास्ता नहीं उस आदमी के पास, फिर भी वो कोशिश करता है। पैसे नहीं है तो भी जाकर के अपने सगे संबंधी दोस्त मित्र के पास जाकर के बेटी की शादी करानी है, थोड़ी सी मदद कर दो। इस भाव के साथ वो बेटी को विदाई करने के लिए कि बेटी को बुरा ना लगे कोशिश करता है। हमने साथियों के साथ बैठ करके चर्चा की, हमने कैसे में मदद क्या कर सकते हैं उस आदमी की, गरीब आदमी की। हमने रास्ता निकाला। जितने बीपीएल परिवार के ऐसे हैं जिनके घर में बेटी पैदा हुई है और जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना की शुरुआत होगी। हम अपनी सरकार की ओर से 31,000 रुपए उस बेटी की शादी में योगदान। मैं मानता हूं कि 31,000 रुपए ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस मां बाप की भावनाओं को सम्मान करने की हमने कोशिश की, उस बेटी की भावनाओं को सम्मान करने की कोशिश। आज मेरी एक बेटी से बात हो रही थी, जिस बेटी को शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए मिले। जब बैद्यनाथ में हम कार्यक्रम कर, मैंने पूछा बेटी से, मैंने बेटी तुमको तो 31,000 रुपए मिले, तुमने उसका क्या किया? तुमने अपने खाते में डाले या अपने पति के खाते में डाले? तो बेटी ने कहा, ना मैंने अपने खाते में डाले, ना मैंने अपने पति के खाते में डाले। तो सारे के सारे 31,000 रुपए मैंने अपने पिताजी को दिए, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी का खर्चा उठाया। आप अंदाजा लगाओ, ये काम एक बेटी कर सकती है। बेटी का अपने पिता के प्रति क्या भाव है, आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा पिता गरीब है, वो स्थिति में नहीं है कि पैसा खर्च कर सके, लेकिन अगर सरकार ने मेरे इस पर जो है वह मदद करी है, तो उस मदद के माध्यम से मैं अपने पिता के ऊपर बोझ न बनने दूं शादी का भी, इसलिए उसने पैसा वो पिताजी के हवाले। बहुत भावुक दृश्य था एक तरह। इस तरह के भाव के साथ हमने काम करने की कोशिश की। हमने हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में निर्णय किया कि हमने कहा कि महिलाओं की संख्या 50% है, आबादी का 50% हिस्सा जो है वो महिलाओं का, और महिलाएं आजकल घर का हिस्सा नहीं, घर से बाहर जाकर के काम करती है, सरकारी नौकरी भी करती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, अपना कारोबार करती है। उनके लिए मदद का कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो हमने ये किया कि HRTC की बसों में महिलाओं का किराया आधा कर दिया। अगर आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं तो किराया भी अपने आधा कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नेताओं ने कहा कि मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। हमने महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से वो आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें, बढ़ चढ़ करके काम करें, उनको ये आने जाने का किराया बोझ ना लगे, उनकी मदद का रास्ता निकाला। और वो कह रहे हैं जी मुफ्तखोर बना दिया। मुझे लगता कि दुर्भाग्य है। और इस महीने से हमने, जुलाई के महीने से हमने शुरुआत कर दी है। अब किराया कितना लगता है महिलाओं का? कितना लगता है? आधा लगता है। पुरुष हमारे थोड़े मायूस लग रहे हैं। कई जगह हमारे साथियों ने हमको मैसेज किया कि महिलाओं के लिए आपने किराया आधा कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा था? हमने क्या कुछ नहीं बिगाड़ा था भाई। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं का किराया आधा हुआ तो उसके लाभार्थी आप भी हैं, क्योंकि बटुआ आपका भी है, बच गया, आधा बच गया। इसलिए मैंने कहा पुरुषों तुम भी ताली बजाओ भाई।
हर बात को लेकर हिमाचल प्रदेश में हम ऊर्जा राज्य के रूप में जाने जाते हैं और हम 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। हम पंजाब को बिजली देते हैं, हरियाणा को देते हैं, दिल्ली को देते हैं, राजस्थान को देते हैं। लेकिन मैंने कहा हिमाचल का राज्य ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन हमारे गरीब लोगों के लिए उसमें मदद क्या है? हमने तय किया पहले हमने 60 यूनिट का तय किया था, लेकिन अब हमने तय किया जुलाई के महीने से 60 नहीं 125 यूनिट हम सरकार की ओर से फ्री देंगे। और मैं समझता था जुलाई महीने का बिल आ गया। कितने पैसे का आया? 0 बिल आया। ZERO। और कांग्रेस भी बोल रहे हैं, और कांग्रेस वालों को पूछना चाहिए तुमको कितना बिल आया? कुल तो बोलते 0 आया। मैंने कहा तो ये गाली क्यों दिए जा रहे कि वो खोट बना दिए? मैं तुम उसमें शामिल नहीं है। हम तो देने के लिए भी तैयार है। हमने कहा देने के लिए तैयार है तो लाओ, दे दीजिए। अगर तू देना चाहता है, सरकार के पास ऐसा लगता है कि हमको नहीं चाहिए तो लिख करके दे, प्रावधान करेंगे उसका। लिख करके देने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए किया है तो हमको भी रखना है। या तो बोलो मत, अगर बोलते हैं तो उसको फिर करना है। 15 लाख हिमाचल प्रदेश के परिवारों को जो है 0 बिल आ रहा है। 0 बिल का मतलब कि कोई उसमें जो खर्च नहीं आने लेकिन उसके बावजूद पता नहीं उसके बावजूद क्या चाहिए उनको। आजकल शोर डाल रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। वक्त का भी थोड़ा सा मुझे लग रहा कि मौसम भी ऐसा है कि अभी मंडी भी पहुंचना है। भाइयों बहनों में इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारा 4.5 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग से पूरा हुआ है और हम चुनाव के बहुत करीब हैं। और आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं देख रहा हूं कि आज भी हमने बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए, 7 उद्घाटन किए और एक शिलान्यास भी किया। और उद्घाटन कब होते हैं? उद्घाटन तब होते हैं जब जमीन पर कुछ काम किया जाता है, कोई काम बन करके तैयार होता है, तब उद्घाटन किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी दाईं तरफ जो शिला पट्टिकाएं लगी हैं, तो 7 शिला पट्टिकाएं वो है जहां उद्घाटन हुआ है। तो इसका मतलब है कि जमीन पर काम हुआ और जो काम होने के बाद जो चीजें तैयार हुई हैं, तब जाकर के उनका उद्घाटन किया। और शिलान्यास एक स्कीम का किया हमने 3 करोड़ 60 लाख की लागत से। और पंचरुखी में तो हमारी उप तहसील का भवन का शिलान्यास, उसके लिए बजट का प्रावधान किया और आने वाले समय में उसका भवन बन करके तैयार होगा। आप सबको सुविधा मिलेगी। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ विधायक महोदय जी ने कह दिया, मैं उन सारी चीजों को अब दोहराना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं एक चीज जरूर चाह रहा हूं कि आजकल जो शोर डालते हैं हमारे विपक्ष के लोग, बोलते हैं कि हमारी सरकार आ रही है। ये बोलने से थोड़ी आएगी। हिमाचल की जनता जब चाहेगी वही होता है। सरकार आ रही है तो पंजाब में भी कहा था उन्होंने, तो अभी कुछ महीने पहले हमारी सरकार आ रही है, ये तो उत्तर प्रदेश में भी कहा था, उत्तराखंड में भी कहा था, मणिपुर में भी कहा था, गोवा में भी कहा था। और जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें एक प्रदेश में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी जो है चलती बनी। और 4 प्रदेश में जहां भाजपा की सरकारें थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में।
रिवाज था, लेकिन रिवाज बदल गया है। उत्तराखंड में रिवाज बदला, आपके सामने बदला। जब से उत्तराखंड बना है, जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, कोई सरकार 5 वर्ष के बाद रिपीट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर रिपीट हुई। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद योगी जी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर रिपीट हुई। हरियाणा में जहां हमारी अधिकांश सीटों पर जमानतें जब्त होती थी, वहां 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरा कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर जी पूरा करने जाते। अब दौर ये हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, ये दौर हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार शुरू होगा, जब भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आए। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार। लेकिन ये सब कहने से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, ये करके होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में हमने एक बात तो कही है, अब की बात सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, और जो रिवाज बदले की बात है उसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और यहाँ 2-3 चीजों को लेकर के विधायक महोदय जी ने बात कही। एक हेल्थ सब सेंटर का जिक्र किया यहाँ पर, टिक्कर मुझे मालूम है कितना दूर है, ये कितना नजदीक है, पीएचसी के करीब कितना है, कितना दूर है, लेकिन इन्होंने मांग की है तो मैं टिक्कर के हेल्थ सब सेंटर को सभी करता हूं और इसको बना करके दे देंगे। दूसरी बात मैंने कही थी, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस जो है उसमें एक थोड़ा एक्सपेंशन करना है। हमने बोलते थोड़ा उसको और बड़ा बनाना है और थोड़ा छोटा है बोलते हैं। तो यहाँ उस रेस्ट हाउस के एक्सपेंशन के लिए मैं इतना कहूंगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें एक्सपेंशन करने की जरूरत होगी उसको भी कर दिया जाएगा। उसके एस्टिमेशन बना करके हमको भेजें और उसका काम पूरा करेंगे ताकि बेहतर ढंग से आपको बैठने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सके। जो एक बात कही है उसके लिए हमने कुछ कागज पत्र के लिए कहा था, कुछ रिपोर्ट उसमें आई है। सरदार शोभा सिंह जी के नाम से इन्होंने कहा था कि फाइन आर्ट्स का कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। कुछ औपचारिकताओं को मैं देखता हूँ उसमें क्या किया जा सकता है, जो किया जा सकता है उसको करने की हमारी कोशिश होगी। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आपके यहाँ पर दिल्ली से एक बस का जिक्र करें, कहां के लिए, बाया लाहट कोटलू दिल्ली के लिए एचआरटीसी की बस। तो ये बस जो है चलेगी कहां से, बैजनाथ बालूपुर से कहीं से भी चलेंगे, कहना ये आप लिख करके दें। और इस बस को शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को आने जाने की एक अच्छी सुविधा हो सके। एक यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक पार्किंग की समस्या हो गई। अब गांव में भी पार्किंग, क्योंकि लोग गाड़ियां इतनी ला रहे हैं और एक परिवार में 4-4 गाड़ियां हो जाती हैं, 4 लोग होते हैं, 4 गाड़ियां हो जाती हैं। प्रगति की अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी रखने के लिए जगह की बहुत कमी हो गई है। लेकिन इन्होंने कहा है कि एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था अगर यहाँ पर पंचरुखी में हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। आप जगह का तलाश करें और जगह आपको मिल जाती है, उसके पेपर भेजिए। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी आपके लिए हम बना करके देंगे, ताकि आप लोगों के लिए गाड़ी को कठिनाई ना हो, उस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। एक और बात लास्ट में कही कि यहाँ बहुत सारी घटनाएं आग देने की घटित होती हैं। तो एक बात यहाँ कही गई है कि अगर यहाँ पंचरुखी में एक फायर सब स्टेशन खोलने की अगर बात की जाए तो जहाँ पर लोगों को एक सुविधा रहेगी, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जब कहीं इस तरह आग देने की कोई घटना होती है। तो मैं आपके बीच में रवि धीमान जी के इस आग्रह को भी स्वीकार करता हूं और यहाँ पर एक फायर सब स्टेशन खोलने की भी घोषणा करता हूं। इतना ही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आप सबसे मेरा इतना निवेदन है कि भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। और वो तभी मजबूत होंगे जब हिमाचल दिल्ली के साथ चलेगा, मोदी जी के साथ चलेगा। और मोदी जी का हिमाचल के साथ इतना स्नेह है
7 बार कोई प्रधानमंत्री 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल आता, आज से पहले नहीं देखा गया। वो अगर हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो इतने छोटे से डेवलपमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में बार बार आए, हिमाचल के लोगों के साथ आकर के जहाँ हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने सहयोग दिया, वहां आकर के यहाँ पर हिमाचल के लोगों के दुख दर्द को भी साझा किया, मदद की, हर वक्त मदद की। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब आज के इस कार्यक्रम में बहुत भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए भाई रवि धीमान जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के सब साथियों को भी, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलेंगे और मिलकर के फिर आगे की बातें करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम।